आमतौर पर जब दुनिया में आर्थिक मंदी की खबरें आती हैं ना, तो हर तरफ एक अजीब सा खौफ छा जाता है। हाँ बिल्कुल। शेयर बाजार लाल निशान पर होते हैं, कंपनियां छटनी कर रही होती हैं। वही ना। और आम इंसान बस अपनी पाई पाई बचाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। अच्छा, कौन सा पैटर्न? मतलब मंदी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एप्पल जब भी अपना कोई नया फोन लॉन्च करता है तो स्टोर्स के बाहर रातों रात लंबी कतारें लग जाती हैं। सही बात है। अमेज़न की बिक्री का ग्राफ भी हमेशा ऊपर ही जाता है। बिल्कुल। और कोका कोला को ही देख लीजिए, चाहे कोई भी मौसम हो, दुनिया के हर कोने में धड़ल्ले से बिकता है। तो ये सब देखकर दिमाग में एक सीधा सा सवाल उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है, जो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, या फिर इन कंपनियों के पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है जो आर्थिक मंदी के असर को बिल्कुल बेअसर कर देती है। देखिए, अगर गहराई से देखा जाए ना, तो इसका जवाब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी या किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं छिपा है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे इंसानी मनोविज्ञान से है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय भी यही है। आज हम डैनियल सारपोंग की किताब 12 सेल्स सीक्रेट्स के नोट्स और विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। ये किताब बहुत ही शानदार तरीके से इस मनोविज्ञान को समझाती है। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि सेलिंग यानी बेचना कोई दबाव डालने वाला काम नहीं है। ये असल में इंसानी दिमाग को समझने और एक मजबूत रिश्ता बनाने का विज्ञान है। सही कहा। और ये जानकारी सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सेल्स में हैं। ये उन सभी के लिए काम की है जिन्हें जीवन में कभी ना कभी अपना आइडिया या अपनी कोई बात दूसरों के सामने रखनी होती है। तो चलिए इस मनोविज्ञान की तह तक चलते हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें तो कोई भी डील या बातचीत उस कमरे में शुरू नहीं होती जहां दो लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल नहीं। उसकी शुरुआत तो बहुत पहले इंसान के अपने दिमाग में हो जाती है। हाँ, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाते हैं। फिर क्या होता है? एक व्यक्ति हर महीने अपने सारे टारगेट पूरे कर लेता है, जबकि दूसरा लगातार संघर्ष करता है और खाली हाथ लौटता है। अब प्रोडक्ट एक ही है, बाजार भी एक है, फिर फर्क कहाँ आ गया? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका सारा खेल इस बात पर टिका है कि इंसान का दिमाग ना को यानी रिजेक्शन को किस तरह प्रोसेस करता है। ना सुनने को। हाँ, जब किसी इंसान को ना सुनने को मिलती है तो ज्यादातर मामलों में लोग इसे अपनी व्यक्तिगत हार मान लेते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा विकासवादी मनोविज्ञान यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की तरफ देखना होगा। मतलब हजारों साल पहले वाले इंसान की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। आखिर ना सुनने पर हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है? हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में कबीलों में रहता था, तब अगर कबीले ने आपको ना कह दिया या अस्वीकार कर दिया तो उसका सीधा मतलब मौत होता था, क्योंकि अकेले जंगल में जिंदा रहना तो नामुमकिन था। सही पकड़ा आपने। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। न्यूरोसाइंस के कई अध्ययन बताते हैं कि जब हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तो दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो शारीरिक चोट लगने पर दर्द महसूस कराता है। बाप रे! मतलब ना सुनना सिर्फ एक शब्द नहीं है, दिमाग के लिए सच में एक चोट है। बिल्कुल एक चोट की तरह है। इसीलिए लोग अनजान लोगों से बात करने में या नई चीज पेश करने में इतना घबराते हैं। किताब में सारपोंग ने बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। अच्छा, वो 10 ग्राहकों वाला उदाहरण? हाँ, 2 सेल्स प्रोफेशनल हैं, दोनों 10 ग्राहकों से मिलने जाते हैं। पहले वाले को लगातार 8 बार ना सुनने को मिलती है। ओहो, 8 बार ना! उसका दिमाग इस रिजेक्शन को शारीरिक और मानसिक खतरे के रूप में लेता है। वो पूरी तरह निराश हो जाता है, अपना बैग बंद करता है और मान लेता है कि ये काम उसके बस का नहीं है। वहीं दूसरा व्यक्ति, उसे भी वही 8 ना मिलती हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। वो इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो उस रिजेक्शन को खतरे के रूप में नहीं बल्कि डेटा के रूप में देखता है। बिल्कुल सही कहा। ये तो किसी वीडियो गेम की तरह हो गया ना। जब हम कोई नया वीडियो गेम खेलते हैं और किसी लेवल पर मारियो गड्ढे में गिरकर आउट हो जाता है तो हम रोने थोड़ी बैठते हैं। हाँ, हम गेम को उठा के खिड़की से बाहर भी नहीं फेंक देते। बिल्कुल। हम बस ये सीखते हैं कि अच्छा, इस बार उस लाल वाले दुश्मन से बचकर बाईं तरफ से छलांग लगानी है। हर ना असल में उस गेम का फीडबैक लूप है जो अगला लेवल पार करना सिखाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो बेहतरीन परफॉर्मर्स होते हैं वो खुद को बाकियों से अलग कैसे करते हैं। कैसे? जो बड़ी कंपनियां बाजार पर राज करती हैं ना, वो अपने लोगों को प्रोडक्ट की कोई स्क्रिप्ट नहीं रटाती, वो उनका सोचने का नजरिया बदलती हैं। मतलब उनका माइंडसेट रिवायर कर देती हैं। हाँ,
वो सिखाती हैं कि आप कोई सामान थोपने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप एक डॉक्टर की तरह हैं जो एक समस्या का समाधान देने आया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नजरिया है। है ना? जब आप इस समस्या सुलझाने वाले इंसान का माइंडसेट अपना लेते हैं तो रिजेक्शन का डर अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर कोई मरीज डॉक्टर की दवा लेने से मना कर दे तो डॉक्टर रोने नहीं लगता। सही बात है। वो समझता है कि मरीज अभी अपनी बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिर्फ एक मजबूत माइंडसेट और सकारात्मक सोच से तो बात नहीं बनती। हाँ, अगर कोई बस सोच ले के हार नहीं मानूंगा लेकिन बिना तैयारी के सीधे मीटिंग में जाके बैठ जाए तो वो बस एक आत्मविश्वासी बेवकूफ लगेगा। बिल्कुल। यहीं पर उस चरण की अहमियत सामने आती है जिसे हम तैयारी या रिसर्च कहते हैं। रिसर्च। किताब में साफ लिखा है कि रिसर्च में लगाया गया 1 घंटा असल बातचीत के दौरान 10 गुना ज्यादा फल देता है। लिंक्डइन और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके ग्राहक को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे एक बात खटकती है। क्या बात? अगर मैं किसी मीटिंग में जाने से पहले सामने वाले व्यक्ति की लिंक्डइन प्रोफाइल पूरी छान मारूं, उसकी कंपनी की सारी बैलेंस शीट पढ़ लूं और फिर उसके सामने जाके वो सारा डेटा उगलने लगूं, तो क्या मैं एक बहुत ही अजीब, रोबोटिक या रटी रटाई बात करने वाली इंसान नहीं लगूंगी? यह एक बहुत ही जायज डर है। अगर आप सिर्फ आंकड़े याद करके मशीन की तरह सुना रही हैं तो आप बिल्कुल रोबोट लगेंगी। वही तो। लेकिन रिसर्च का असली उद्देश्य डेटा रटना नहीं है। उसका उद्देश्य है कॉन्टेक्स्ट समझना। रिसर्च आपको रोबोट नहीं बल्कि एक रणनीतिक सलाहकार यानी कंसल्टेंट बनाती है। अच्छा, कंसल्टेंट कैसे? जरा इस फर्क को समझिए। अगर कोई आकर कहे हमारा सॉफ्टवेयर दुनिया में सबसे तेज है, इसे खरीद लीजिए, तो शायद कोई ध्यान भी ना दे। वो तो सभी कहते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैंने आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स देखी और पता चला कि आपने पिछले 6 महीनों में अपनी टीम दुगनी कर ली है, अक्सर ऐसी स्थिति में डेटा मैनेजमेंट चरमरा जाता है। क्या आप भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं? अरे वाह, यहाँ तो कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई। बिल्कुल नहीं। आपने अपनी रिसर्च का इस्तेमाल उनकी दुनिया में झांकने और उनकी असली परेशानी पर बात करने के लिए किया। इससे वो आप पर तुरंत भरोसा करते हैं। ये तो पहले 30 सेकंड का जादू हो गया, क्योंकि आपके कुछ भी बोलने से पहले ही आपका आत्मविश्वास, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह चुकी होती है। सही कहा। दिमाग का एमिगडाला हिस्सा उन 30 सेकंड में ही तय कर लेता है कि सामने वाला इंसान कोई खतरा है या काम का इंसान है। और इन्हीं शुरुआती पलों में आपकी एलिवेटर पिच काम आती है। हाँ, और इसमें लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो खुद को केंद्र में रख लेते हैं। मतलब? वो कहते हैं मैं मार्केटिंग करता हूँ। अब सामने वाले के दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानी दिमाग मूल रूप से स्वार्थी होता है। वो सोचता है इसमें मेरे लिए क्या है। तो अगर कोई कहे मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ तो सामने वाले का दिमाग बोरियत महसूस करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं छोटे बिजनेस को बिना विज्ञापन बजट बढ़ाए 3 महीने में उनकी सेल्स डबल करने में मदद करती हूँ, बस ये सुनते ही उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी समस्या का समाधान है। और इसके बाद शुरू होती है असली बातचीत, जहां बोलने से ज्यादा चुप रहना काम आता है। बिल्कुल। एक आम धारणा है कि जो बिना रुके बोलता है वही सबसे अच्छा बेचता है। लेकिन हकीकत में जो सबसे अच्छा सुनता है वही बेचता है, जिसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। जब आप लगातार बोल रहे होते हैं तो बस अपनी ही दुनिया में कैद रहते हैं। हाँ, लेकिन जब आप सही सवाल पूछते हैं और सुनते हैं तब आप सामने वाले की दुनिया का नक्शा बना रहे होते हैं। और सवाल भी सिर्फ हाँ या ना वाले नहीं। जैसे खुले सवाल, आजकल आपके बिजनेस में सबसे बड़ी रुकावट क्या आ रही है? बिल्कुल। फिर स्पष्टीकरण वाले सवाल आते हैं। जब आप कहते हैं काम में देरी हो रही है तो क्या टीम के पास सही टूल्स नहीं है? और इसके बाद आते हैं सबसे गहरे सवाल, जैसे अगर ये समस्या हल हो जाए तो आपके बिजनेस और निजी जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सवाल पूरा खेल बदल देते हैं। वो सिर्फ बिजनेस की नहीं, अपनी भावनाओं की बात करने लगते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आता है, फीचर्स बनाम बेनिफिट्स। ओहो, ये कॉन्सेप्ट मेरा पसंदीदा है। अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो दिमाग स्वभाव से बहुत आलसी होता है। हाँ, वो ऊर्जा बचाना चाहता है। तो फीचर्स यानी विशेषताएं दिमाग पर बोझ डालती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इस फोन में 8 GB रैम है, ये फीचर है, दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी कि इस रैम का मैं क्या करूं। बिल्कुल। लेकिन बेनिफिट सीधे दिल पर असर करते हैं। अगर मैं कहूं आपका फोन हैंग नहीं होगा
और काम दोगुनी तेजी से होगा तो दिमाग खुश हो जाता है। इसे वाटर प्यूरिफायर के उदाहरण से समझिए। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि इसमें 7 स्टेज फिल्टर लगाए। हाँ, वो हमेशा एक माँ को बच्चे को साफ पानी पिलाते हुए दिखाते हैं। क्योंकि वो फिल्टर नहीं, परिवार की बीमारियों से सुरक्षा बेच रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे अपनी समस्या का समाधान और समझे जाने का अनुभव खरीदते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ग्राहक कोई मशीन या प्लास्टिक का डिब्बा नहीं खरीद रहा, वो शांति और सुरक्षा की भावना खरीद रहा है। फैसले हमेशा दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन सोचिए, जब आपने सारे बेनिफिट्स बता दिए तो स्वाभाविक रूप से एक और चीज आती है। क्या? आपत्ति या कीमत को लेकर ऑब्जेक्शन। अरे हाँ, ग्राहक कहेगा सब ठीक है लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है, और बस वहीं पसीने छूट जाते हैं। हम इसे एक सीधी ना मान लेते हैं। और यही मनोवैज्ञानिक भूल होती है। ग्राहक का ना असल में ना नहीं होता, वो सिर्फ एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब उसे अभी तक नहीं मिला है। मतलब उसके दिमाग में वैल्यू का पल्ला कीमत के पल्ले से हल्का है। हाँ, और इसे संभालने के लिए एक बहुत ही असरदार तकनीक है, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, ये कैसे काम करती है? आप बहस नहीं करते, आप कहते हैं मैं समझ सकता हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ये फील हुआ। अच्छा। हमारे अन्य ग्राहकों को भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, ये फेल्ट हुआ। लेकिन इस्तेमाल के बाद उन्होंने पाया कि इससे उनका इतना समय बच रहा है कि ये एक निवेश है, ये फाउंड हुआ। अरे वाह, मतलब आप बहस नहीं कर रहे, आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं, आप खर्च को निवेश बना रहे हैं। बिल्कुल, आप पहले वैल्यू बेचते हैं, कीमत की बात बाद में करते हैं। लेकिन अगर ग्राहक सच में अड़ जाए कि ये बहुत महंगा है, तो क्या बिना अपनी कीमत कम किए या बिना घमंडी दिखे इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है? बिल्कुल, इसी के लिए बैठना यानी BATNA का कॉन्सेप्ट काम आता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। मतलब अगर ये डील नहीं होती तो आपका दूसरा सबसे अच्छा विकल्प क्या है? अगर आप डरे हुए हैं कि काम नहीं मिलेगा तो आप मजबूरी में डिस्काउंट दे देंगे। हाँ, घबराहट में। लेकिन अगर आपके पास 3 और क्लाइंट कतार में हैं तो आप शांति से अपनी वैल्यू पर टिके रहेंगे। जब आप विकल्प के साथ निगोशिएट करते हैं तो वो आत्मविश्वास झलकता है। और अक्सर ये आत्मविश्वास देखकर ग्राहक वापस आ जाता है। उसे लगता है कि कुछ बहुत अच्छी चीज छूट रही है। बिल्कुल, ये तो हो गई ऑफलाइन बात। लेकिन आज के डिजिटल युग में सोशल सेलिंग की ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, आज तो लोग मिलने से पहले गूगल और लिंक्डइन पर सर्च करते हैं। आपका कंटेंट ही आपकी पहचान और भरोसा बनाता है, और जब भरोसा बन जाए तो क्लोजिंग यानी सौदा पक्का करने में कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। के बाद अचानक गायब नहीं हो जाते। असली रिश्ता तो कमिटमेंट के बाद शुरू होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। सही बात है। बिक्री के बाद की देखभाल यानी फॉलो अप करना एक साधारण कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाता है, जो आगे चलकर रेफरल भी देता है। जो इंसान भरोसा जीत लेता है वो पूरा बाजार जीत लेता है। तो अगर पूरी चर्चा का सार निकालें तो असली सेलिंग प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, ये सही माइंडसेट रखने, ग्राहक को गहराई से समझने, फीचर्स की जगह इमोशंस से कनेक्ट करने और एक भरोसेमंद रिश्ता बनाने के बारे में है। बिल्कुल, ये इंसानी दिमाग को समझने का सफर है। और आज हमने बिजनेस और सेल्स के मनोविज्ञान पर बात की। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनजाने में यही नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। चाहे वो परिवार को छुट्टी पर जाने के लिए मनाना हो या किसी इंटरव्यू में खुद को साबित करना हो। क्या होगा अगर हम हर जगह बहस जीतने के बजाय सामने वाले की असली जरूरत को समझने लगे और फील फेल्ट फाउंड तकनीक का इस्तेमाल करने लगे? बिल्कुल, ये सिर्फ व्यापार बदलने का तरीका नहीं है, ये इंसानी रिश्तों को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।